बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 160 मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। ज़िंदगी से किसी प्यार नहीं होता। अब अगर कुदरत ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी तो क्या हुआ। बाकी हर लिहाज से वो एक कामयाब और मुकम्मल इंसान है। जीने का हक तो उसे भी है। अच्छा तो खूब बन रही है तुम्हारी उससे। मोहसिन ने दरवाजे में नमूदार होकर मुंह फाड़ा और जमाई ली। रात को कैसे घोड़े बेच के सो गया था। मैं और डैडी घोड़े की तरह बहरे जुल्मात में दौड़ते फिर रहे थे। हमारी कोई फिक्र नहीं थी। जनाब को ख्वाबे श्री के मज़े ले रहे थे। श्री बामैनी राबिया। उसने मुझे डांटना शुरू किया। क्यों श्री बामैनी शैला क्यों नहीं। मैंने घुर्रा कर उससे कहा, हमने कभी तेरे ख्वाब संसर किए हैं घोड़े। हाँ जी गालिब जी, इसे बोलने दे। आप बयान जारी रखें। फिर दिलावर कहाँ मिला। मैंने जानते बूझते मौजू बदल दिया और ये जाहिर किया कि हम राबिया की बात नहीं कर रहे थे। बस भाई सिकंदर आजम। गालिब मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। पुलिस तो इधर उधर भागती फिर रही थी और इक्का दुक्का राहगीरों से फजूल पूछती फिर रही थी कि उन्होंने सूर्य और इस कुमाश का कोई आदमी तो नहीं देखा। एक पुलिस वाले के सामने कौन तस्लीम करता है कि उसने देखा है। मैंने सोचा कि खबर तो बनी गई है, अब ऑफिस चल के लगा देते हैं। फौरी तौर पर कुछ और मालूम होने का इम्कान नहीं था। अब ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी तो नताइज सबको मालूम होंगे। लेकिन सुबह के किसी और अखबार में ये सुर्खी नहीं होगी कि रहमत कबाड़ी के कत्ल में जमानत पर रिहा होने वाले सनतकार चौधरी दिलावर पर इंस्पेक्टर फतेह शेर के कत्ल का इल्ज़ाम। मेरे ज़हन में ज़ेली सुर्खियाँ भी थी और कुछ खबर से मुतल्लिका मवाद भी। और मैं सोच रहा था कि इतने कम वक्त में रहमत कबाड़ी और दिलावर की तस्वीरें भी निकालनी हैं। चुनाचे मुझे पहले कहीं से एडिटर को फ़ोन कर देना चाहिए। अचानक मैंने सड़क के दरमियान रुकी हुई गाड़ी को देखा। वो कुछ तिरछी खड़ी थी। इस तरह की सड़क ब्लॉक हो गई थी। इधर ट्रैफिक तो है नहीं और रात को तो बिल्कुल नहीं होती। एक शख्स कार के पास खड़ा था। मैं समझा कि गाड़ी खराब हो गई है, वरना शरीफ आदमी अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी करते हैं। इतनी देर में दिलावर ने मुझे आवाज़ दी। शामत इसी तरह बुलाती है आदमी को। वो ना बुलाता तो मैं उसकी सूरत पर गौर किए बगैर निकल जाता। मुझे फुर्सत भी नहीं थी कि उसकी मदद करता और गुज़िश्ता हफ्ते की बीमारी के बाद इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कम से कम धक्का लगा के गाड़ी को एक तरफ करा देता। उसकी आवाज़ पर मैं मजबूर हो गया और दिलावर ने कहा कि उसकी गाड़ी का पिछला टायर ब्रेस्ट हो गया। चुनाचे मैं अगर हाथ लगा दूं तो वो गाड़ी किनारे पर लगा दे। मेरी नाक देखी तुमने। इस गैर मुतवक्किल सवाल ने मुझे दंग कर दिया। नाक क्या हुआ तुम्हारी नाक को, और नाक कैसे आ गई यहाँ। ये बहुत स्पेशल नाक है। वो अपनी नाक पर हाथ फेर कर बोला, तुम इसको कुत्ते की नाक कहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। लोग तो मेरी आदतों की वजह से मुझे भी कुत्ते की दुम कहते हैं। मेरी नाक हद दर्जा हसास है और हर किस्म की बू का बहुत ताकतवर रेडार है। मुझे कुछ टायर जलने की बू महसूस हुई। टायर ब्रेस्ट होता है तो ये बू नहीं आती, लेकिन इस बू से एक अलग बू थी। बारूद की बू, जैसे किसी ने कुछ देर पहले पटाखा चलाया हो। लेकिन पटाखा इतनी रात गए कौन चलाता है, और चलाता तो क्या मेरे कान आवाज़ ना सुनते। मौका शबे बारात का भी नहीं था और इस वक्त दूर किसी बच्चे का क्या बड़े का भी पता ना था। मैंने झुक कर देखा तो मुझे फ्लैट हो जाने वाले टायर में सुराख नजर आया। ये टायर खुद तो ब्रेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा, नया टायर था। तुमने अंधेरे में ये सब कैसे देखा, मैंने पूछा। तुम्हें किसने बताया कि वहाँ अंधेरा था। गालिब ने मुझे गौर से देखा। ये गलती मुझसे गैर इरादी तौर पर सरजद हुई थी। मुझे मालूम था कि दिलावर की गाड़ी पर मैंने किस जगह फायर किया था, और जब गालिब मुझे दिलावर से मुलाकात का हाल सुना रहा था तो मेरी आंखें उस मुकाम को देख रही थी जहाँ से मैं दिलावर को बेबस और मजबूर छोड़ के फरार हुआ था। वहाँ अंधेरी सड़क थी और कोई स्ट्रीट लाइट रोशन नजर नहीं आ रही थी। सड़क के किनारे बिजली के खंभे थे या नहीं ये मुझे याद ना था, और मैंने फर्ज कर लिया कि इस अंधेरी सड़क पर अंधेरा ही रहता होगा। हालांकि ये भी मुमकिन था कि उस वक्त स्ट्रीट लाइट बंद हो। वो दरअसल तुमने खुद कहा है ना कि रात थी। मैंने बात बताने की कोशिश की, और चांद की आखिरी तारीख थी कल। वो कुछ देर मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहा। ज़हीन आदमी हो, उसने बिलाखिर कहा। अच्छा नुक्ता तलाश कर लिया अपने दिफा के लिए, मगर क्या उजाला सिर्फ चांदनी से होता है। लाहौर कॉरपोरेशन ने और कैंट बोर्ड ने सड़कों पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं कर रखा। वहाँ भी एक पोल था और उसकी रोशनी पीछे से कार की डिक्की के नीचे फैल रही थी। उसी रोशनी में मुझे गोली का निशान नजर आ गया, और करीब से देखने पर मेरी नाक ज्यादा फार हो गई थी। मैंने दिलावर की खामोशी पर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे कुछ नर्वस नजर आया। उसने तो मुझे नहीं पहचाना था, लेकिन मैंने उसे फौरन शिनाख्त कर लिया। दरअसल वो बदमाश भाग गया जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। वो बोला, लूटना चाहता था मुझे। इत्तफाक से एक गाड़ी आ गई। उसकी बात बिल्कुल बेरब थी। उसने सोचा तक ना था कि वो किसी से धक्का लगाने के लिए कहेगा, और मदद करने वाला शर्लाक होम्स साबित होगा कि एक सेकंड में टायर के ब्रेस्ट होने का सबब जान लेगा। उसे तो कुछ कहना ही था। अजीब बेवकूफ़ आदमी था। पहले उसने आपको रोकने के लिए गाड़ी के टायर पर फायर किया और ये नहीं सोचा कि इस तरह गाड़ी बेकाबू होकर उलट भी सकती है। इसके अलावा पेट्रोल टैंक उस टायर से चंद इंच ऊपर था। निशाना जरा भी खता होता तो टैंक ब्रेस्ट होता और गाड़ी में आग लग जाती। फिर वो कैसे लूटता।
और फिर वो गाड़ी को आता देखकर भाग गया। वो पुलिस की गाड़ी तो नहीं थी। अगर उसका निशाना इतना ही अच्छा था तो वो प्रोफेशनल होगा। पुराना पापी, ऐसे लोग घबराते नहीं। वो रिवॉल्वर का रुख ख्वाब की तरफ किए खड़ा रहता और मुस्कुराता। गाड़ी वाला देखता तो मुस्कुराता कि दो दोस्त बातों में मसरूफ है और सीधा गुजर जाता। मगर अब मेरी यही बुरी आदत है कि जरूरत से ज्यादा बोलता हूँ। चौधरी दिलावर भिन्ना गया। कहने लगा, मैंने तुमको मदद के लिए बुलाया था, दिमाग चाटने के लिए नहीं। सुराग रुसां की औलाद, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि चौधरी दिलावर साहब, अगर मैं दफा होने से इनकार कर दूं तो आप क्या करेंगे? मालूम है उसने जवाब में क्या कहा? उसने तुम्हारी नाक पर मुक्का मारा होगा और उसका रेडार सिस्टम तबाह कर दिया होगा। मैंने कहा, राइट। उसने सिर्फ रेडार सिस्टम ही नहीं, मेरे दूसरे सिस्टम भी तबाह कर दिए थे। क्या कहते हैं उनको, खवासे खमसा। गालिब ने सिगरेट बाहर उछाल के कहा। जैसे ही मेरे ऊँटों से उसका नाम निकला, उसके ऊँटों से एक गाली निकली और वो उछला। पलक झपकने में उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। कौन हो तुम कुत्ते के बच्चे? वो दांत पीस कर बोला। अब अगर उस वक्त मैं कहता कि चौधरी साहब मैं बाप हूँ आपका, तो वो मानता। सच बोलता तो जान से जाता। वो मुझे अपने खिलाफ इतना मवाद लेकर अखबार के दफ्तर में कभी ना जाने देता। चुनाचे मैंने कहा, हुजूर आपका पुराना नमक ख्वार हूँ, पहचाना नहीं आपने? डिसिल्वा साहब का असिस्टेंट था बेडन रोड वाले दफ्तर में, अकाउंट असिस्टेंट। मेरा मकसद था अब किसी तरह जान छुड़ाऊं और गाड़ी गई भाड़ में। दिलावर का शक दूर करके जल्द अज जल्द निकल जाऊं। मैंने भी कहा, चलिए मेरे साथ जोर लगाइए, मगर वो घूम कर मेरे करीब आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मेरी सूरत पर गौर फरमा के कहा। तुम कभी उसके असिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन तुमने उसका नाम इस्तेमाल किया है अपनी जान बचाने के लिए। सच बताओ, तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम कोई बहुत चालाक और मक्कार आदमी हो, मगर ख्याल रखना कि मैं भी कम बेरहम नहीं हूँ। आदमी को उतनी आसानी से गोली मार देता हूँ जितनी आसानी से कारपोरेशन वाले कुत्ते को मारते हैं। तुम्हारी शक्ल मुझे देखी हुई लगती है, लेकिन ज़हन में नहीं आ रहा कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। इस वक्त तुम्हारा और मेरा यहाँ मिलना इत्तेफाक नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या कहूँ। शायद इतनी देर में उसे याद आ गया। उसने हाथ घुमाया और रिवॉल्वर मेरे सर पर मारा। मैं सोच रहा था कि एक रिवॉल्वर तो मैंने दिलावर से खाली करा लिया था, दूसरा साइलेंसर वाला खुद ग्लूज कंपार्टमेंट में से निकाल दिया था और उसी से निशाना लेकर टायर फाड़ा था। ये वही खाली रिवॉल्वर होगा जो मैं छोड़ आया था। और दिलावर ने गालिब के सर पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि गालिब खामोश है। डैडी भी अब उठ चुका था और मोहसिन के साथ किचन में मसरूफ था। फिर क्या हुआ? मैंने कहा। मुझे क्या मालूम, गालिब बोला। खबीज ने जरा भी तो लिहाज नहीं किया था। जब मुझे होश आया तो वो गाड़ी समेत गायब हो चुका था। मैंने बेवकूफ़ों की तरह गालिब को देखा। ये कैसे हो सकता है? होने को क्या नहीं हो सकता, गालिब बोला। मैं बेहोश हो गया था और घंटा भर बेहोश पड़ा रहा था, इसलिए सिर्फ क्या साराई की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि उसने पहिया वहीं बदला होगा और गाड़ी ने सड़क को ब्लॉक तो रखा होगा, मगर उसने अंदाजा कर लिया होगा कि इस वक्त पार्किंग के असूलों का ख्याल रखना कितनी खतरनाक हमाकत बन गया है। वो जाए वारदात के बहुत करीब था और उसके लिए फरार होने ही में आफियत थी। वो पकड़ा जाता तो इनकार कैसे करता और क्या बताता कि घर से इतनी दूर वो क्या लेने आया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। मैंने कहा, पहले तुमने कहा था कि तुम उसके बारे में 3 कालमी सुर्खी और तस्वीर के साथ खबर दे चुके हो, इसमें क्या झूठ है? वो बोला, अखबार देख लेना, यकीन आ जाएगा। लेकिन तुमने ये भी तो कहा कि दिलावर ने तुम्हें नॉक आउट कर दिया था और तुम 1 घंटा बेहोश पड़े रहे थे। ये भी सच है, लेकिन खबर में इसका जिक्र नहीं है। मैंने आते ही पहला काम ये किया कि अपने एडिटर साहब को फ़ोन किया और आखिरी कॉपी रुकवा दी। गालिब ने कहा, अखबार कुछ लेट तो हुआ, मगर मिर्जा गालिब दिलावर गिरफ्तार तो नहीं हुआ। मैंने भिन्ना कर कहा, नहीं, मैंने कब कहा है कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है? गालिब ने सुकून से कहा, खबर इतनी है जो मैंने सुनाई है और इसमें गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम की बात है जो पुलिस ने आयद किया है, क्योंकि उसकी गाड़ी जाए वारदात पर मिली और उसके खिलाफ 4 अफराद ने एक ही बयान दिया है। लेकिन यह तो दूर कत्ल की वारदात थी। मैंने कहा, दिलावर ने पहले तफू को कत्ल किया, फिर इस मामले को दबाने के लिए इंस्पेक्टर फतेह शेर को इस्तेमाल किया और बिलाखिर उसे भी ठिकाने लगा दिया। ये तो वो कहानी है जो मुझे मोहसिन ने भी सुनाई थी। कौन सा? मियाँ सिकंदर आदम। हर सुनी सुनाई बात खबर नहीं बनती। मुमकिन है तफ्तीश हो तो ये बात भी साबित हो जाए, लेकिन अभी क्या सबूत है? कैसा ही हुआ था? ना कोई चश्मदीद गवाह, ना लाश, ना आला कत्ल। ये लिख देता खबर में कि मेरे दोस्त मोहसिन ने बताया है, इसलिए ये भी सच है। सबूत भी मिल जाएंगे और चश्मदीद गवाह भी। मैंने कहा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अभी तक तो बकरा खैरियत से है, गालिब बोला। अब मुझसे पूछो कि मुझे नॉकआउट करने के बाद फरार होकर बकरा किधर गया होगा? बकरा गया होगा किसी थाने और वहाँ उसने थानेदार को रिश्वत देकर एक रिपोर्ट लिखवाई होगी कि मेरी गाड़ी उस इलाके से चोरी हो गई है। फर्ज करो किसी थाने में आखिरी वारदात की रिपोर्ट शाम 4 बजे दर्ज होती है, वहाँ अगली रिपोर्ट 10-15 मिनट के फर्क से दर्ज की जा सकती है। किसी न किसी थाने में गुंजाइश निकल आती है। गुंजाइश तो माल से निकलती है। उसने कहा होगा कि वो किसी काम से आया था और गाड़ी खड़ी करके गया था। वापस आने पर उसने गाड़ी को गायब पाया। लेकिन इस तरह लाहौर के हर थाने में जाने के लिए वक्त ही कहाँ था?
बोले शाह, वो अपने किसी वाकिफ थानेदार के पास गया होगा, गालिब ने कहा। और वाकफियत को गोरी मारो वो सबसे करीबी यानी धर्मपुरे के थाने में पहुंचा। 1000 रुपया रखा SHO के हाथ पर के टेलीफोन करके इतना मालूम करे कि किस थाने में रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है। SHO ने वहीं बैठे बैठे एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो दिलावर की मदद की, फिर दूसरे SHO को बता दिया कि एक आसामी अरसाल कर दिया। फर्ज करो थाना कृष्ण नगर का SHO कहता है कि मैंने आखिरी FIR 5 बजे काटी थी। दिलावर ने आधे घंटे में कृष्ण नगर जाकर अपनी रिपोर्ट पर 5:15 बजे का वक्त लिखवा दिया। उसकी पोजीशन महफूज होगी। 5 बजे के बाद कार कहाँ गई, कैसे गई, ये पुलिस मालूम करे। राबिया कारी की कोठी में मिली तो राबिया कारी जवाब दे, वरना पुलिस बताए। और पुलिस ये बताए कि गुज़िश्ता रोज सरके की फलां वारदात में यही कार इस्तेमाल हुई थी। कौन तरदीद करेगा पुलिस की। जबरदस्ती किसी के सर मुड़ देंगे गाड़ी भी। उसे मालूम था कि वो महफूज है। पुलिस चालान पेश करेगी एतराफ़ जुर्म के साथ तो अदालत में मुल्जिम बयान देगा कि उसे ज़बरदस्ती बयान हासिल किया गया है। फिर कार के मालिक आएंगे मुल्जिम को शिनाख्त करने के लिए शिनाख्ती परेड में। वो साफ कहेंगे कि इनमें डाकू नहीं है। पुलिस का आदमी साफ छूट जाएगा कि पुलिस ने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया, असल डाकू पहले ही निकल गए थे। उसकी जगह लेने वाला रिहा होने के बाद भी पुलिस की खिदमत करता रहेगा और इसी तरह गलत मुल्जिम बन के पेश होने का मुआवजा वसूल करता रहेगा। तो मियाँ सिकंदर आजम, कोई चोर ये मान लेगा कि वो तुम्हारी गाड़ी ले गया था और वारदात के बाद उसने गाड़ी फलां कोठी में खड़ी कर दी थी। उसे नहीं मालूम कि कोठी किसकी थी। चौधरी दिलावर भी महफूज और राबिया कारी एडवोकेट भी महफूज। अब रह गए वो 4 किराए के बदमाश। वो कुछ भी भोंगते रहे। किराए पर मिलने वाले बदमाश नहीं होते, गुंडे भी नहीं होते, बहुत घटिया दर्जे के शहद होते हैं। किराए पर मिलने वाले बदमाश नहीं होते, गुंडे भी नहीं होते, बहुत घटिया दर्जे के लोग होते हैं। चौधरी साहब के मुकाबले में उनकी कौन मानेगा। टैक्सी की चोरी का एतराफ़ वो कर ही चुके हैं। अब एक आध वारदात का एतराफ़ पुलिस करवा लेगी और जब चालान पेश करेगी तो चौधरी साहब का नाम कहीं नहीं आएगा। ना वो अदालत के रूबरू ऐसी कोई बात कहेंगे कि उन्हें चौधरी साहब ने किस लिए भेजा था। उन्हें पुलिस की तरफ से रियायत मिलेगी और चौधरी साहब की तरफ से इनाम मिलेगा। अब बोलो, तुम चौधरी साहब के खिलाफ कौन से चश्मदीद गवाह लाओगे और क्या सबूत पेश करोगे। मुझे सख्त मायूसी हुई दिलावर के निकल जाने से। बना बनाया खेल बिगड़ गया था और मुझे गालिब के बयान पर जरा भी शक नहीं था। चौधरी दिलावर का पैसा, असर और रसूख बहुत बड़ी ताकत रखता था जिसके मुकाबिल पुलिस भी बेबस थी। लेकिन मैं जानता था कि अभी बात नहीं हुई। मेरी तहवील में एक केस था और फतेह शेर के मारे जाने के बाद भी 4 अफराद मौजूद थे जो फतेह शेर के मातहत थे, हिस्सेदार थे और जुर्म में शरीक थे। उन्होंने 50-50 हज़ार वसूल किए थे और ताफू की लाश को ठिकाने लगाया था। रावल डैम वाली बात गलत थी। ताफू को कहीं करीबी दरिया के सुपुर्द कर दिया गया था या ज़मीन में गाड़ दिया गया था। ज़मीन में दफन करना ज़्यादा करीन क्यास था क्योंकि दरिया में फेंके जाने वाली लाश बहती हुई कहीं भी बरामद हो सकती थी और वो चारों किराए के जनाजा बरदार बता सकते थे कि उन्होंने ताफू को कहाँ गाड़ा था। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बेबसी की तर्जुमान बन गई है, गालिब ने कहा। ऐसी की तैसी खुद को बेबस समझने वाले की। मैंने कहा, अभी मैंने सारे पत्ते नहीं फेंके हैं, वक्त आने दो, सबूत भी फराम करूंगा और शहादत भी ले आऊंगा और खुद को अदालत हाजिर होकर पेश कर दूंगा। गालिब ने मेरा तमस्खुर उड़ाने के अंदाज में कहा, मैं ना सही, मेरा कोई वकील तो ये काम कर सकता है। मैंने मुश्ताइल हुए बगैर कहा और टैडी को आवाज़ दी। क्या बात है सिकंदर बादशाह, उसने सामने आके कहा। टैडी, आज के अखबार लाओ दोस्त, जितने अखबार निकलते हैं। मैंने कहा, कसम मौला की, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और कमबख्त चूहे भी इतने भूखे हैं कि अंदर दिल, जिगर, गुर्दे और आंतें सब खा गए हैं। खबरों से पेट नहीं भरेगा। टैडी ने पेट पर हाथ मारा। जरा सा राशन डाल दूं इसमें, फिर लाता हूँ अखबार, ये ना हो भूखा जाऊं और कल खुद खबर बन जाऊं। मौसम उसी वक्त बाकायदा नाश्ता लिए नमूदार हुआ। ये खुद तो सुबह ही पेट का दोजख भर चुका है, इसे क्या मालूम खम भूखे फाका कश शकीर फकीर बंदों पर क्या बीत रही है। उसने दरमियान में उबलती हुई चाय की केतली रखी और इत्मीनान से आलती पालती मार के बैठ गया। मोहसिन भाई, दरी तो बिछाने दो, टैडी ने कहा। दरी इस जमीन से बढ़कर नहीं है, हिंदू इसी धरती को माता कहते हैं। मोहसिन तोस पर मक्खन फैलाते हुए बोला, हम भी आखिरी इसी जमीन का हिस्सा बनते हैं। दरी और 12 दरी सब दरी की दरी रह जाती हैं, इसलिए हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तुम भी बैठो यहाँ और जमीन की अता करदा नेमतों को खाओ। एक ही सांस में इतनी अकलमंदी की बातें, तेरे दिमाग पर भूख का असर है। मैंने कहा, आप सबको इस कोठरी में देखकर मुझे यकीन नहीं आता। टैडी जज्बाती होने लगा। आप सब इतने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ऊंचे घरों के, पढ़े लिखे और ऐशो आराम में पलने वाले हैं। मैं एक बदनाम लावारिस शख्स हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा असासा ये ज़मीन है। मोहसिन ने अपना फलसफा जारी रखा, जिसमें तुम्हारे खुलूस की खुशबू है उस्ताद टैडी। ये खुशबू तो शुराफा की महफिलों में भी नहीं मिलती। इसी दोस्ती की खुशबू ने हमको यहाँ पहुँचाया है और हमारे लिए तुम्हारे ये घर माँ की गोद से ज़्यादा महफूज है।
और पुरसुकून जगह बन गया है। और जब तुमको एक बार दोस्त कह दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम बादशाह हो या फकीर, मैंने कहा। और तुमने भी तो दोस्ती का हक अदा करके हमें जीत लिया है टैडी। चौधरी दिलावर हमें 50 लाख देख कर भी नहीं खरीद सका, मगर तुमने मोहब्बत से हमें बेदाम खरीद लिया है। अब हम एक हैं, हम एक ही खानदान है। मेरी जिंदगी भी कितनी बदल गई इस खानदान में शामिल होने के बाद, टैडी बोला। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है जो मैं पहले करता था। वो दोस्त और किस्म के थे और दौलत कहाँ, वो तो दुश्मन थे। अब तुम जैसे दोस्तों के साथ मैं खुद को बहुत बड़ा और इज्जत वाला महसूस करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मुझे बदमाश कहे या समझे। शैला मेरी बहन हो गई है तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस पर कल उसे शर्मिंदा होना पड़े, कोई उसे मेरे नाम का ताना दे। होने वाले साले जी, ऐसी बातें मत करो, मोहसिन ने रिक्कत तारी करके कहा। ये किसका नाम ले लिया कि दवाला हल्क में अटक गया है। दवाला? मैं तो समझा था जान हल्क में अटक गई है। मैंने अफसोस से सर हिलाया। नाश्ते के बाद टैडी अखबारात जमा करने निकल गया तो मैं, मोहसिन और गालिब सिगरेटें जला के फर्श पर नीम दराज हो गए। हमारे कपड़े गर्दो गुबार से खराब हो गए थे और हमने 2 दिन से ना शेव बनाई थी और ना मुंह हाथ धोया था। तुम बहुत अजीब लोग हो, गालिब ने कहा। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा। इस कुंबे का नाम है RMS, मोहसिन ने कहा। तुमको इसका रुकन बनाया जा सकता है मेरी सिफारिश पर। RMS ये क्या भला है? गालिब ने हैरानी से कहा। माइट इज राइट सोसाइटी, मैंने कहा। अफसोस कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी फाल और हकीकी ताकत रखने वाली तंजीम के वजूद को तस्लीम नहीं करते। इसमें दुनिया की सुपर पावर्स, हर दहशत पसंद तंजीम, दुनिया भर के सरमायादार और वडेरे कानून के नाम पर ला कानूनियत मुसल्लत करने वाले इस्तेहसाल पसंद जालिम हुक्मरान और वो सब शामिल है जिनका बोलबाला है। ये आज के इंसानों की तंजीम है जिनके हाथ में लाठी है और जो बाकी दुनिया को भैंस की तरह खाक रहे हैं। निज़ाम इंसाफ उन्हीं का है। सच वही है जो लाठी वाले कहते हैं हक उन्हीं की अता करदा खैरात का नाम है, ख्वाह वो जीने का हक हो या मरने का। तुम इतना सच बोलते हुए डरते नहीं? गालिब ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। पहले डरता था लेकिन अब तो मैंने भी लाठी उठा लिया है, मैंने हंसकर कहा। मैंने किताबों में लिखी हुई खूबसूरत मगर कोई हकीकत ना रखने वाली बातों को फरामोश कर दिया है। वैसे भी जंग में लाठी काम आती है, किताबी नजरियात का अखलाकी फलसफा नहीं चलता है। अगर सब लोग तुम्हारी तरह हो जाए तो दुनिया का क्या होगा? गालिब ने कहा। दुनिया? कौन सी दुनिया? मैंने तल्ख लहजे में कहा। एक तो वो दुनिया जिसे यूटोपिया कहते हैं, इंसान की मिसाली जन्नत के ख्वाब की ताबीर, इसका वजूद कहाँ है। दूसरी ये अमली दुनिया है जिसमें हम और तुम जिंदा है। ये दुनिया ही MRS है। ऐसा ना होता तो आज कोई शुक्रात ना होता, कोई ना मंसूर मिलता, कोई मसीहा ना उठता। सच कौन बोल रहा है? ये अखबारात, ये सियासतदान, ये शेख हो ब्रह्मण। टैडी अखबारात का एक बंडल लिए नमूदार हुआ। गालिब ने फौरन अपना अखबार अलग कर दिया और जल्दी से अंदर का सफ़ा खोल लिया। उसकी निगाह ने ऊपर से नीचे तक दिलावर का चेहरा तलाश किया। रहमत कबाड़ी की तस्वीर को देखा और मैंने गालिब की सूरत पर मायूसी के आसार नमूदार होते देखे। मोहसिन और टैडी ने दूसरे अखबारात पर नज़र डाली लेकिन मैं गालिब के तासरात का मुशाहिदा करता रहा। उसने हर कालम में ऊपर से नीचे तक छोटी बड़ी हर सुर्खी को पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मायूसी पहले झुंझलाहट और फिर बरहमी में बदलने लगी। अचानक उसने अखबार ज़मीन पर पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। उसका चेहरा इस सियाल से सुर्ख हो गया था। बुज़दिल, बेज़मीर, घटिया, 2 टके पर बिकने वाले साले लोग, उसने मुठियां बेच कर चिल्लाते हुए कहा। ये साले गुलाम वल्द गुलाम ये अखबारात के मालिक बन गए हैं। एडिटर और साफ़ी कहलाते हैं। साफत इनके लिए दुकान है जहाँ पे अपना अखबार बेचते हैं। डरते हैं कि कोई इनकी दुकान बंद ना करा दे। हाँ, लाठी वाले हर दुकान बंद करा सकते हैं, मैंने कहा। सच की दुकान, ज़मीर की दुकान और हक की दुकान। बकवास बंद करो। लाठी मेरे हाथ में। गालिब ने धाड़ कर कहा। तुम्हारे हाथ में कलम है, मैंने नरमी से जवाब दिया, जो लाठी से बहुत छोटा होता है। जब तुम तकरीरें करते थे, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है तो तुम बच्चे थे, कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए ना तजुर्बा कारी की बातें करते थे। आज तुम्हारा न्यूज़ फीचर शाया नहीं हुआ तो तुमको जर्नलिज्म के सबक याद आ रहे हैं। न्यूज़ फीचर क्या, चंद सत्रों की खबर तक नहीं है। मैं समझ लूँगा इस एडिटर से। तुम लाठी उठाने पर कमर बस्ता नजर आते हो, मैंने कहा। खबर देना या ना देना एडिटर का हक है। उसने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मेरा हक छीना है। हक को बेचा है। गालिब किसी जख्म खुर्दा दरिंदे की तरह टहलता रहा। खबर छप गई है, मोहसिन ने अचानक कहा और कह का मारा। लेकिन ये दूसरा अखबार है, एक सरकारी अखबार। गालिब ने उसे अखबार झपट लिया और खबर को पढ़कर मेरी तरफ फेंक दिया। अपने मालिक और मुदीर की शान में ज्यादा भारी भरकम गालियां लुढ़काते हुए मैंने अखबार देखा। इसमें लिखा था कि पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने वाले इंस्पेक्टर फतेह शेर की लाश एक गैर आबाद कोठी से दस्तयाब हुई है। उनको किसी ने इंतहाई बेदर्दी से गला काट कर खलाक कर दिया था और पुलिस का ख्याल है कि ये वारदात कम से कम 24 घंटे कबल हुई थी।
इब्तदाई तफ्तीश से सामने आने वाले नताइज के मुताबिक कत्ल किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मरहूम की बेवा ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि इंस्पेक्टर फतेह शेर इंतहाई ईमानदार, उसूल परस्त, फर्ज शनास ऑफिसर थे। इंसाफ और कानून के मामले में वो किसी से रियायत नहीं करते थे। ताहम वो एक जिम्मेदार, शोर, शफीक, बाप और नेक इंसान थे और उनको किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ख़ानदानी ज़मीन के मसले पर उनका एक पुराना तनाज़ा चल रहा था। मरहूम की मैयत कल उनके आबाई गांव कहोटा नज़द रावलपिंडी रवाना कर दी जाएगी। पुलिस के आला हुकाम ने उनकी नागहानी मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए पसमानदगान से दिली रंजो गम का इजहार किया है और कहा है कि कातिलों को बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं उठाई जाएगी। ज़रूरी हुआ तो ख़ानदानी तनाज़े के इसबाब की तफ्तीश करके एक खुसूसी टीम रावलपिंडी रवाना कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गुड, वेरी गुड। मैंने अखबार रख के कहा, बाइट इज़ राइट। खबर इसी तरह आई जैसे चौधरी दिलावर ने चाहा, ऐसे नहीं जैसे तुमने चाहा। माय डियर रिपोर्टर, तुम्हारी सहाफ़त के उसूलों की ऐसी की तैसी। मैं इस्तीफ़ा उसके मुंह पर मारूंगा, दूसरे अखबार में चला जाऊंगा। गालिब ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, इस खबर को बेचा गया, इसका मालिक अपना मफाद देखने वाला खुदगर्ज और बुज़दिल सरमायादार है। उसने दूसरे से कहा कि ये खबर है, बोलो छापोगे? दूसरे ने शायद तीसरे से सौदा किया और तीसरे ने दिलावर से राब्ता कायम करके पूछा होगा, हुजूर वाला, आपकी शान में एक मामूली रिपोर्टर ने गुस्ताखाना खबर इरसाल की है, इसे कैसे लगाया जाए? चुनाचे खबर में से सब कुछ गोर, राबिया कारी का नाम, चौधरी दिलावर का नाम, गवाहों के नाम, टैक्सी चोरों के नाम। कल मजीद तफसीलात कौन देगा? कल दूसरा दिन होगा और दूसरे दिन की खबरें होंगी। मैंने कहा, कितनी मुकम्मल खबर है कि गैर आबाद कोठी एक पुराना तनाज़ा अगर ज़रूरी हुआ। माई फुट, वो ईमानदार था, फर्ज शनास था और नेक आदमी था। झूठे तुम और साफ़ी की तुम। इस्तीफ़ा मुंह पर मारोगे तो कौन सा तीर मारोगे? हर अखबार सिर्फ अखबार होता है और उसका मालिक कोई मर्द मुजाहिद नहीं होता जो नेकी बदी की जंग में मुलव्वस हो। वो सिर्फ अखबार फरोश होता है और तुम खुद भी अखबार निकालोगे तो यही करोगे। मिर्जा गालिब, मुंह बंद करो, तुम ज्यादती कर रहे हो। गालिब ने चिल्ला के कहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सबको बुरा मत कहो, इनमें सच्चे और खरे साफी भी हैं, लेकिन वो घास खोद रहे हैं। मैंने कहा, ये मौलाना जफर अली खान मरहूम के जमींदार अखबार का या मौलाना मोहम्मद अली जोर की हमदर्द और कामरेड का जमाना नहीं है, ये माइट इज राइट का जमाना है।